हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में 12th की केमिस्ट्री। तो पढ़ो 12th की केमिस्ट्री, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ लिया हमने? अभिक्रिया की आणविकता। क्या पढ़ लिया? अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या थी? यानी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसके आधार पर अभिक्रिया की आणविकता कितने प्रकार की थी? यानी प्रथम आणविकता, द्वितीय आणविकता, तृतीय, ऐसे करके उसमें टाइप भी दिए थे। ठीक है, तो वो ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। अब पढ़ते हैं हम अभिक्रिया की कोटि। क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो लिखो, इसमें हेड डालो, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? यानी अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो क्या है अभिक्रिया की कोटि में? देखो, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से जितने अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन होता है। मान लो हमने लिया कोई भी ए बी, ये कोई पदार्थ ले लिया है, ए प्लस बी। ठीक है, तो जितने अणुओं का इधर उत्पाद बनना है, क्या बनना है? उत्पाद बनना है। ठीक है, तो उस सांद्रण में परिवर्तन कितने अणुओं का हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो, पहले लिखो। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखो, अभिकारक अणुओं, अभिकारक अणुओं। ठीक है, अभिकारक अणुओं की वह संख्या, कौन सी संख्या? अभिकारक अणुओं की वह संख्या। ठीक है, अभिकारक कौन से थे? जो हमारी अभिक्रिया में भाग ले रहे थे। क्या कर रहे थे? भाग ले रहे थे। संख्या जिनका सांद्रण यानी सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रण अभिक्रिया के दौरान, सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो क्या है? यानी अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो जाता है, यानी जिसको हम माप सकते हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। या फिर अथवा करके दूसरी डेफिनेशन लिख लो। अथवा में लिखो कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से अभिकारक अणुओं में से जितने अणुओं का सांद्रण परिवर्तित होता है, जितने अणुओं का सांद्रण परिवर्तित होता है या बदलता है, परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है।
अवक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। ठीक है, जितने अणुओं का होता है सांद्रण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी अवक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अब देखो अवक्रिया की कोटि में अब एक और डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे कि किसी भी अवक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं का जितना सांद्रण परिवर्तित होता है उसका योग अवक्रिया के यानी घात के समानुपाती होता है। क्या होता है? योग जो घात होती है उसके समानुपाती होता है। यानी तो ये भी लिख सकते हैं हम इसको। तो आगे लिखो अब। इसमें क्या हुआ? ये देना कुछ। ठीक है, तो क्या है अवक्रिया की आणविकता, यानी अवक्रिया की आणविकता हमें किसे कहते हैं? अवक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो ये टॉपिक हम चल रहा है, तो हम अवक्रिया की क्या कर चुके हैं, आणविकता पहले पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे अवक्रिया की कोटि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अब हमने क्या किया कि कोई भी पदार्थ लिया है। ठीक है, माना कोई अवक्रिया, ठीक है, माना कोई अवक्रिया क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, जिसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो हम इसको दिखाएंगे घात के रूप में। किसके रूप में? घात के रूप में। ठीक है, तो लिखो इसमें, माना हम कोई अवक्रिया लेते हैं, माना कोई अवक्रिया या रासायनिक रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है हमारी AM प्लस BN। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके बाद क्या बना हमारा, उत्पाद बना। क्या बना हमारा? उत्पाद बना। ठीक है, अब ये उत्पाद, ठीक है, जब ये उत्पाद बना इसमें, तो हम क्या करेंगे, तुमने देखा है कि हमारी जो अवक्रिया की दर हम पढ़ चुके हैं ना, तो उस दर में dx/dt होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम dx/dt समानुपाती किसके होता है, इसके जो अभिकारक भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A समानुपाती M की घात। ठीक है, दूसरा होता है हमारा V और N घात। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला होता है। अब हम ये जब चिन्ह हटाएंगे इसका समानुपात का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जब हम चिन्ह उठाएंगे तो यहाँ K लगा देंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt इजकल टू K। ठीक है, इजकल टू K A M और एक कोष्टक में हो जाएगा VN। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। किसका बन जाता है? ये हमारी अवक्रिया की कोटि का। किसका? अवक्रिया की कोटि का। तो अवक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी अवक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से जितने अणुओं का सांद्रण परिवर्तित होता है, अवक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, दो डेफिनेशन है हमारी, या तो तुम ये वाली लिख सकते हो या फिर ये वाली लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, अवक्रिया की यानी कोई भी अणु है जो सांद्रण में परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, तो उसे ही हम क्या लिखेंगे, अवक्रिया की कोटि कहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक आ जाता है। अब हम करते हैं इसको रफ। ठीक है, रफ करके आगे बढ़ते हैं। रफ करो और लिखो इसमें अवक्रिया की कोटि के प्रकार। अगली हेडिंग, अवक्रिया की कोटि के प्रकार। अवक्रिया की कोटि के प्रकार। ठीक है, तो अवक्रिया की कोटि के प्रकार देखो, इसमें क्या होगा कि अवक्रिया की, ठीक है, प्रकार में ये निम्न प्रकार की होती है। पहले लिख लो, ये निम्न
प्रकार की होती है। ये निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 शून्य कोटि की अवक्रिया क्या हो जाएगी? शून्य कोटि की अवक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की अवक्रिया। नंबर 2 प्रथम कोटि की अवक्रिया, प्रथम कोटि की अवक्रिया, प्रथम कोटि की अवक्रिया, ठीक है। अब लिखेंगे नंबर 3, नंबर 3 द्वितीय कोटि की अवक्रिया। कौन सी? द्वितीय कोटि की अवक्रिया, जो हमारे सिलेबस में हम उतनी पढ़ेंगे, ठीक है, अवक्रिया। फिर हम लिखते हैं 4th तृतीय कोटि की अवक्रिया, तृतीय कोटि की अवक्रिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, इस प्रकार से कितनी होती है हमारी? 3 4, यानी 4 शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की और द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की अवक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। नंबर 1 करके हेडिंग डालते हैं। पहले हम डालेंगे शून्य कोटि की अवक्रिया। अभी तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके व्यंजक यानी समीकरण जो होते हैं, गणितीय समीकरण होते हैं, उनको लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, जो हमें पहले पढ़ना है वो पढ़ेंगे। पहले क्या है हमारा? शून्य कोटि की अवक्रिया की परिभाषा, डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो लिखो इसमें, पहले हम इसको रफ करते हैं और हम हेडिंग पढ़ी रहने देते हैं शून्य कोटि की अवक्रिया। तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो शून्य कोटि की अवक्रिया देखो, वह अवक्रिया, ठीक है। तो शून्य कोटि की ये क्या होती है? वह अवक्रिया जिसमें किसी भी अणु का सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो वह शून्य कोटि की अवक्रिया हमारी कहलाएगी। तो क्या लिखोगे? वह अवक्रिया, वह अवक्रिया जिसमें, वह अवक्रिया जिसमें किसी भी, हाँ, वह अवक्रिया जिसमें भाग ले रहे, और लिखो वह अवक्रिया जिसमें भाग ले रहे अभिकारक अणुओं में से किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रण में, किसी भी अणु का सांद्रण में परिवर्तन या परिवर्तित नहीं होता है। किसी भी अणु का सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। नहीं होता है शून्य कोटि की अवक्रिया, शून्य कोटि की अवक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अवक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी अणु का सांद्रण में क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। तो वो क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अवक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसमें देखो, शून्य कोटि की अवक्रिया में हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिख लो H2, एग्जाम्पल लिखोगे H2 प्लस Cl2, एरो लगाओगे ट्वाइस HCl, यानी क्या है? इसका किसी भी सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है हमारी? शून्य कोटि की अवक्रिया है। यहाँ प्रकाश लिख देंगे, क्या लिख देंगे? प्रकाश, यानी लाइट।
तो ये क्या है, हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी किसी भी अणु का सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो हमारी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, ये हो जाएगा हमारा, इतना हो गया। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं। अगली क्या है हमारी, अगली है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगली क्या है हमारी, शून्य के बाद क्या आएगी हमारी, प्रथम, क्या आएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखो इसमें अब दूसरी हेडिंग डालो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखो इसमें, यानी वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक अणु का सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें क्या, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें भाग ले रहे अभिकारक अणुओं में से केवल एक अणु का, केवल एक अणु का सांद्रण में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाती है वो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो, यानी वह अभिक्रिया जिसमें भाग ले रहे अभिकारक अणुओं में से केवल कौन से एक अणु का ही सांद्रण में परिवर्तित होता है, या सांद्रण में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, या परिवर्तन होता है। ठीक है, एक अणु का सांद्रण में परिवर्तित होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या है हमारी, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा C12H22O11। ठीक है, C12H22, ठीक है, H22O11 प्लस H2O, क्या, प्लस H2O। अब एरो लगाएंगे। जो हमारा H2O होता है उसका परिवर्तन कभी भी गिना नहीं जाता है, यानी मापा नहीं जाता है। जो सांद्रण में परिवर्तन होता है H2O का, इसको मापा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इधर C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक अणु, जो दो अणु भाग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दो अणु भाग ले रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जो हमारा H2O है इसका कभी भी सांद्रण में परिवर्तन को गिना नहीं, यानी मापा नहीं जाता है। तो क्या है, ये सिर्फ एक अणु भाग ले रहा है, एक अणु का ही सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार ये क्या है, हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है, प्रथम कोटि की। लेकिन इसकी आणविकता कितनी है, आणविकता 2 है। आणविकता एक ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, तो आणविकता 2 है, लेकिन कोटि क्या है, जिन अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सांद्रण में परिवर्तन H2O अणु का सिर्फ हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है कि H2O अणु का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इसका एक का होता है। इस प्रकार ये क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको रब करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अगली हेडिंग,
तृतीय कोटि की अवक्रिया, तृतीय कोटि की अवक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, यानी वह अवक्रिया, ठीक है, तृतीय कोटि की अवक्रिया, तृतीय कोटि की अवक्रिया। ठीक है, तो इसमें लिखो वह अवक्रिया जिसमें भाग ले रहा है अवकारक अणुओं में से, यानी 3 अणुओं का, द्वितीय कोटि की कहाँ पढ़ी हमने अभी, तो पहले द्वितीय कोटि की पढ़ते हैं। ठीक है, द्वितीय कोटि की तो क्या है, वह अवक्रिया जिसमें भाग ले रहे अवकारक अणुओं में से केवल 2 अणुओं का, यानी 2 अणुओं का साधारण में परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अवक्रिया कहते हैं। तो लिखो वह रासायनिक अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें भाग ले रहे अविकारक अणुओं में से केवल 2 अणुओं की सांद्रता में, 2 अणुओं की सांद्रता में ऐसे लिख लो, सांद्रता में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी द्वितीय कोटि की अवक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अवक्रिया कहलाती है, द्वितीय कोटि की अवक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, जिसका सांद्रण में केवल 2 अणुओं का परिवर्तन होता है उसे हम द्वितीय कोटि की अवक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा CH3COO2H5। ठीक है, CH3COO2H5। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस NaOH। ठीक है, एरो लगाएंगे, एरो के बाद हमारा क्या हो जाएगा, CH3COO Na प्लस हमारा क्या हो जाएगा, फिर C2H5OH। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या हो जाएगा हमारा ये, यानी दोनों अणुओं का क्या हो रहा है, सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि की अवक्रिया। क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि की अवक्रिया। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग क्या है हमारी, तृतीय कोटि की अवक्रिया। क्या है, तृतीय कोटि की अवक्रिया। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, इसे रब करते हैं, तो 3 अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन होगा, परिभाषा वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम तृतीय कोटि की अवक्रिया। कौन सी, तृतीय, यहाँ हेडिंग डालो, तृतीय कोटि की अवक्रिया। ठीक है, तो लिखो वह अवक्रिया या वह रासायनिक अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें भाग ले रहे अविकारक अणुओं में से
में से तीन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग ले रहे अभिकारक अणुओं में से तीन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखो तीन अणु यानी ट्वाइस NO, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ट्वाइस NO प्लस O2, यानी तो क्या बन जाएगा हमारा ट्वाइस NO2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा ट्वाइस NO2, ठीक है। अब क्या है इसमें, जब अब इसके तीन अणु, दो अणु इसके हो गए, NO के कितने, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए, और इसका एक अणु हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार कितने अणु हो गए हमारे? 3 अणु हो गए। एक ये हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है, ये शुरू में एक अणु है हमारा NO, क्या एक अणु है, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2 अणु हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 2 अणु हुए और एक अणु हुए, यानी 3 अणु का सांद्रण में परिवर्तन, 3 अणुओं की सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारी क्या कहलाएगी? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये हमारी तृतीय कोटि की अभिक्रिया थी, और आगे तुम्हारे लिए लेके आएंगे हम